हेलो दोस्तों, मैं आपका डीके आर्यन लेकर आए हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मटेरियल साइंस का हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील का। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब यदि आपके पास कोई सजेशन हो तो make@gmail.com पर सजेस्ट कर सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आइसोथर्मल एनलिंग इज मेनली यूज टू एलॉय स्टील टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। आइसोथर्मल एनलिंग से मशीनेबिलिटी इंक्रीज करती है, यानी कि डक्टिलिटी इंक्रीज करती है और हार्डनेस डिक्रीज करती है, तभी कोई कंपोनेंट जो है मशीनेबल हो सकता है। आइसोथर्मल एनलिंग फुल एनलिंग के लिए तरह ही होता है जो लो कार्बन स्टील के लिए यूज होता है। जैसे कि आपको हाई कार्बन स्टील का डक्टिलिटी बढ़ाना हो या मशीनेबिलिटी बढ़ाना है तो आप स्फेराइडाइजिंग प्रोसेस करते हैं। यदि आपके पास मशीनेबिलिटी घटाना रहता है तो प्रोसेस एनलिंग में मशीनेबिलिटी घट जाती है, क्योंकि डक्टिलिटी और हार्डनेस दोनों ही डिक्रीज होता है, तो यानी कि डिफिकल्ट टू वर्क हो जाते हैं। जितने भी स्लाइड मेरे PDF मतलब कि इस वीडियो में होंगे वो सब देख लीजिएगा, एक एक करके पढ़िएगा उसे वीडियो पॉज करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। All structural imperfections are removed in the annealing process. Consider the following process regarding the annealing process. Annealing process में all structural imperfections are removed, बात सही है। The hypoelectric steel is heated to about 50 to 70 degrees below the upper, below नहीं होता है, upper the अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, अप द बिलो नहीं, अप द। जैसे कि आपके पास हाइपोइलेक्ट्रिक स्टील है तो इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड अपर। ये जो है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है। जो हाइपोइलेक्ट्रिक स्टील होता है यानी 0.13 से ज़्यादा होता है तो उसको हम अपर द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तब हम लोग उसको फर्नेस कूलिंग करते हैं। तो यानी कि दूसरा तो गलत हो गया मेरा, यानी कि 2 गलत हो गया, ए और अगर यानी कि 1 सही, सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, कूलिंग कैन बी डन ऑन हीट ट्रीटिंग फर्नेस। कूलिंग डन होता है, कूलिंग कैन बी डन हीट ट्रीटिंग फर्नेस एंड हीटेड टू कीप द मेटल इन इट एंड टर्निंग ऑफ फर्नेस स्टील कूल्स रूम टेम्परेचर। ये बात सही है, फर्नेस में कूल किया जाता है। यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर और रिजल्टेड कोरस ग्रेन स्ट्रक्चर बनता है इसमें है, यानी कि इनका सही आंसर कितना हो जाएगा, सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जितना भी PDF में इस तरह का स्लाइड होगा आप जाकर एक बार पूरा देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिक्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर ऑफ पार्टिकुलर मेटल एलॉय इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर विच इज टाइपिकली 1/3 ऑफ द एब्सोल्यूट मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ ए मेटल एंड एलॉय एंड डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्किंग एंड प्योरिटी ऑफ द मेटल एंड एलॉय। बात सही है, मतलब कि जो आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है किसी भी मेटल्स एलॉय का, वो 1/3 से लेकर 1/2 होता है। वो डिपेंड करता है कोल्ड वर्किंग और इसका प्योरिटी पर। कोल्ड वर्किंग का मतलब है कि वर्किंग बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, यानी वर्किंग एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता तो हॉट वर्किंग हो जाता। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ क्रिस्टल जो होता है अपना बदलता है, लेटिस उसका बदलता है, स्ट्रक्चर का लेटिस बदलता है। ये सब पढ़िएगा कि जब 400 से 700 डिग्री के बीच में स्टील का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है आपका, ये सब पढ़िए, सब कोल्ड वर्किंग क्या है सब पढ़िए, ठीक है। हीटिंग द, यानी कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ ए ओनली, ठीक है ना। यहाँ देखिए, हीटिंग द स्टील स्पेसिमेन इन द फर्नेस टू ऑस्टेनाइज टेम्परेचर फॉलोड बाय द फर्नेस कूलिंग इंटरमेजेंट। बात सही है, कोई भी मतलब कि हीटिंग करते हैं आपका स्टील स्पेसिमेन को ऑस्टेनाइज टेम्परेचर पर, यानी कि 700 डिग्री से पर गर्म करके और फिर इसको कूलिंग करते हैं फर्नेस में, उसे ही एनीलिंग कहते हैं। एनीलिंग स्टील स्पेसिमेन इज प्रोसेस फाइन पियरलाइट स्ट्रक्चर। एनीलिंग में कोरस पियरलाइट स्ट्रक्चर बनता है, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, कोरस पियरलाइट स्ट्रक्चर बनता है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, नॉर्मलाइज स्टील विल हैव लोअर हार्डनेस देन द एनील्ड स्टील। नॉर्मलाइज स्टील है, देखिए नॉर्मलाइज स्टील है, हायर हार्डनेस है, क्योंकि जो मतलब कि फाइनर पियरलाइट बनाते हैं, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है छोटा छोटा, ये जो है ये डक्टाइल मटेरियल है, ये जैसे इसी डक्टाइल मटेरियल है, ये हाई हार्डनेस है, लो हार्डनेस है। तो नॉर्मलाइज स्टील विल हैव लो नहीं हाई हार्डनेस होता है, गलत हो जाएगा, रीजन सही है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सब यही सारे चीज़ लिखा हुआ। वीडियो को पॉज कीजिए और उससे पढ़िए। देखिए जैसे आयरन होता है, बहुत प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चर के, जैसे फेराइट हो गया, ऑस्टेनाइट हो गया, डेल्टा फेराइट हो गया, सीमेंटाइट हो गया, पियरलाइट हो गया, लेमिडोराइट हो गया, ये सब पढ़िए। सब क्या लिखा है, फेराइट का स्ट्रक्चर पढ़िए, कितना मैक्सिमम सोलिबिलिटी है, डिजोल्व कितना कर सकता है, कितना टेम्परेचर पर आए, मतलब सॉफ्टनेस है या हार्डनेस है, ये सब पढ़िए पूरा वीडियो को पॉज करके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एनेलिंग इज, देखिए फुल एनेलिंग करते हैं तो एनेलिंग का काम होता है कि कोरस स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, क्योंकि वो फर्नेस में कूल होता है, हाई टाइम तक उसको कूलिंग करने का टाइम लगता है, जिसके चलते एक रेगुलेटरी मतलब कि एक कोरस स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। यानी कि यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा हमारा, इंक्रीज डक्टिलिटी एंड कोरस स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है नहीं है। देखिए नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, नॉर्मल एयर में कूलिंग होती है, इसमें जो फाइन पियरलाइट बनाते हैं, यानी कि ग्रेन स्ट्रक्चर छोटा छोटा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, डक्टाइल कम हो जाता है, मतलब कि इसका सही आंसर क्या होगा, इंक्रीज द, यानी कि डिक्रीज द ग्रेन स्ट्रक्चर, यहाँ नॉट करेक्ट लिखा था, यानी कि डिक्रीज द ग्रेन स्ट्रक्चर होगा इसका सही आंसर हमारा, क्योंकि जो नॉर्मलाइजिंग जो होता है, विच इज द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, नॉर्मलाइजिंग में होता है स्ट्रक्चर जो बनता है छोटा छोटा बनता है, डिक्रीज द हो जाता है ग्रेन स्ट्रक्चर इसका। तो यहाँ देखिए एनेलिंग क्या होता है, एनेलिंग हम लोग में एनेलिंग है तो हम लोग फर्नेस कूलिंग करते हैं, फर्नेस कूलिंग करने से क्या होता है, ज़्यादा टाइम तक उसको स्टेबिलिटी का चांस देते हैं, 10 आवर 20 आवर ऐसे करके हम लोग कहते हैं धीरे धीरे उसको कूलिंग करते हैं, जिससे डक्टिलिटी इंप्रूव होती है, मस्टिबिलिटी इंप्रूव होती है, क्या ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। नाइट राइडिंग में सरफेस हार्डनिंग होती है, यानी कि तीसरा हो जाएगा। मास टेम्परिंग में होल हार्डनेस, इंप्रूव द हार्डनेस ऑफ द होल मास, यानी कि दूसरा हो जाएगा। नॉर्मलाइजिंग मीन्स नॉर्मल कूलिंग होता है, नॉर्मल कूलिंग होने से पियरलाइट जो फाइन पियरलाइट स्ट्रक्चर बनता है उसका मतलब कि फाइन पियरलाइट रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि डी आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ देखिए नॉर्मलाइजिंग में ग्रेन रिफाइनमेंट होता है, बात सही है, ग्रेन रिफाइनमेंट नॉर्मलाइजिंग है, नॉर्मल मतलब एयर वाला होता है तो फाइन पियरलाइट बनता है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर फाइन वाला मतलब बनता है। फुल एनेलिंग मतलब कि फुल एनेलिंग होता है, तो एनेलिंग में फुल एनेलिंग होता है तो उसमें कोरस स्ट्रक्चर बनते हैं, यूनिफॉर्म ग्रेन के स्ट्रक्चर बनते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं उसको, मतलब कि उसको कूलिंग करने के लिए फर्नेस का उपयोग किया जाता है। मास टेम्परिंग में डिक्रीज डक्टिलिटी, हार्ड हो बनाया जाए, हार्डनेस का मतलब है कि डिक्रीज डक्टिलिटी होता है। एस्फोराइडाइजिंग में से क्या होता है, मैक्सिमम सॉफ्टनेस हो जाता है, सही बात है, यानी कि डी आंसर। मैक्सिमम सॉफ्टनेस जो होता है वो स्फेराइट मतलब होता है स्टील में। मास टेम्परिंग मार्टेनसाइट में सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ये सब याद कर लीजिएगा। फाइन पियरलाइट हार्ड है, कोरस पियरलाइट थोड़ा कम हार्ड है, हार्ड स्ट्रेंथ में मतलब अपोजिट रिलेशन है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्लाइड है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए मार्टेनसाइट क्या होता है, मार्टेनसाइट क्या होता है, वाटर क्विंच कर देते हैं तो मार्टेनसाइट बनते हैं, मतलब क्विंचिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड बनाना है तो वाटर क्विंच करेंगे, यानी कि पहला हो जाएगा, ठीक है। वेरी फाइन पियरलाइट मीन्स ऑयल क्विंच करेंगे, यानी कि चौथा करेंगे, ठीक है। फाइन पियरलाइट मीन्स फाइन पियरलाइट किस में बनता है, एयर कूलिंग वाला में बनता है, यानी कि नॉर्मलाइजिंग में बनता है, यानी कि दूसरा हो जाएगा। कोरस पियरलाइट किस में बनता है, एनेलिंग में बनता है, यानी फर्नेस कूलिंग होता है, यानी कि तीसरा हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सारे चीज़ें, पढ़िए वाले सारे चीज़ को। देखिए यहाँ पर मशीन टूल्स गाइडवे आर यूजुअली हार्डेड बाय द फ्लेम हार्डनिंग हो जाएगा। मशीन टूल्स जो है मतलब कि कैसे टूल का ऑपरेशन करना है, पूरा टूल कैसे मतलब कि जाएगा आएगा, किस पाथ पे जाएगा, फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा हार्ड किया जाता है आपका गाइडवे उसका लेथ का, ठीक है, लेथ या किसी भी मशीन का। और जो पैक कराव यूजिंग यहाँ पर दिया गया है, नेचर ऑफ ट्रीटमेंट और कौन सा यूज किया जाता है मीडिया, जैसे कि मान लीजिए कि पैक कराव यूजिंग है तो उसमें हम लोग कोक, चारकोल, इथेन, गैस कराव यूजिंग में तो इथेन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। पैक कराव यूजिंग में हम लोग कार्बोजाइजिंग कार्बन की एक का तीसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। गैस क्राउजिंग में गैस का यूज करेंगे, इथेन का भी यूज करेंगे, ठीक है, इथेन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। साइनाइडिंग मतलब सोडियम साइनाइड का यूज किया जाता है, यानी कि दूसरा, यानी कि नाइट्राइलिक अमोनिया गैस, यानी कि पहला, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए केस हार्डनिंग और हीट ट्रीटमेंट ये सब पढ़िए, सब पॉज करके वीडियो देखिए। यहाँ पर कार्बोराइजिंग इज डन ऑन नॉन फेरस एलॉय टू इंक्रीज द सरफेस है, ये गलत बात है। कार्बोराइजिंग हम लोग लो कार्बन एलॉय, लो जो कार्बन रहता है उसके लिए किया जाए। कार्बन कैरिड आउट द स्ट्रेस मीन कार्बन लेस देन 0.2% कार्बन रहता है उसके लिए किया, यानी कि ये गलत बात है। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग ऑफ द नॉन फेरस एलॉय इन्वॉल्व द सोडियम सॉल्यूशन ऑफ द हीट ट्रीटमेंट फॉलोड बाय द प्रेसिपिटेशन हीट ट्रीटमेंट, बात सही है, ये बात सही है। कार्बोराइजिंग में सरफेस हार्डनिंग करते हैं, 3 प्रकार के कार्बन, ये पढ़िएगा पूरा पढ़िए वाला कौन कौन सा करते हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केस हार्डनिंग प्रोसेस रिजल्ट टू चेंज द कंपोजिशन, चेंज द कंपोजिशन करना है तो कार्बोराइजिंग में जैसे कि
मीथेन, इथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइडिंग में सोडियम साइनाइड, नाइट्राइडिंग में अमोनिया गैस, ये सब का प्रयोग किया जाता है तो इंड्यूस होता है, मतलब कि कंपोजिशन चेंज हो जाता है। लेकिन फ्लेम हार्डनिंग फ्लेम का यूज करते थे, इसमें कुछ नहीं होगा। चौथा नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी ऑप्शन सही हमारा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही लिखा गया है, सेम क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पर, वही पॉज करके वीडियो देख लीजिए। कार्बोराइजिंग यूज फॉर मशीनिंग एलिमेंट विच हैव टू हैव वियर रेसिस्टेंस वर्किंग सरफेस। तो कार्बोराइजिंग यूज करते हैं मशीन एलिमेंट के लिए वियर रेसिस्टेंस, बात सही है। द कंपोनेंट ऑफ द सरफेस लेयर इज चेंज इन कार्बोराइजिंग, बात क्योंकि हम कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इथेन गैस का प्रयोग करते हैं तो कंपोनेंट कंपोजिशन सरफेस का मतलब कि चेंज होता है, बात सही दोनों ही है। ठीक है। इट इज़ वर्क बिलो द, क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग व्हेन द मेटल या एलवाई आर कोल्ड वर्क। कोल्ड वर्क का मतलब होता है बिलो द रिक्लाइजेशन टेम्परेचर। इट इज़ वर्क बिलो, ये गलत बात है, वर्क बिलो द रिक्लाइजेशन ये सही बात है। इट इज़ हार्डनेस एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज, जिससे इस करने से हार्डनेस एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, हार्डनेस इंक्रीज, ये गलत बात है, यानी कि 1 और 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर दिया है कि कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग में क्या अंतर है। देखिए क्योंकि कोल्ड वर्किंग होता है बिलो द रिक्लाइजेशन टेम्परेचर होता है तो हाई फोर्स की ज़रूरत होती है, और फिर हाई फोर्स जरूर होकर स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण हार्डनेस और स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है कंपोनेंट का। ये सब पर ही स्केल फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि बेटर सरफेस फिनिश मिलेगा कोल्ड वर्किंग में, ये सब पर ही है सारी चीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस टू रिफाइन द ग्रेन्स ऑफ मेटल आफ्टर हैज बीन डिस्टॉर्टेड बाय द हैमर। या कोल्ड वर्किंग के बाद मतलब कि कौन सा प्रोसेस करते थे, रिक्रिस्टलाइजिंग करते हैं, मतलब कि ओरिएंटेशन को सही करने के लिए। द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कार्बन इन आयरन एबव द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में कूल्ड रिजल्ट इन, जो आपका आयरन कार्बन डायग्राम में इलेक्ट्रोलाइट कार्बन का मतलब ये होता है कि 0.2.1 से नीचे वाला कार्बन, जैसे दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एगो हाइपर इलेक्ट्रोलाइट, एगो देखिए हाइपो इलेक्ट्रोलाइट और हाइपर इलेक्ट्रोलाइट, 0.13% यहाँ पर होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर वाला पॉइंट है, इसके ऊपर से जब कूल करते हैं तो ऑस्टेनाइट नहीं बनेगा, ये पियरलाइट बन सकता है, फेराइट बन सकता है, सीमेंटाइट बन सकता है। ये मतलब कि डिपेंड करेगा, कंपोजिशन पर डिपेंड करेगा आपका। तो इसका सही आंसर ऑस्टेनाइट तो कभी आएगा नहीं, तो इसका आंसर सही बी आ जाएगा, फेराइट एंड सीमेंटाइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, when steel contains less than 0.85 steel carbon cooled slowly below the lower critical point it contains, तो जब आपका मतलब कि 0.85 से कम है, यानी कि हाइपो वाला मतलब कि स्टील है, हाइपो इलेक्ट्रोलाइट स्टील है, उसको कुल कीजिएगा, ये वाला कुल की इस रीजन में कीजिएगा, पियरलाइट और फेराइट स्ट्रक्चर बनाया है, देख लीजिए पियराइट और फेराइट स्ट्रक्चर बनाया, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, पियराइट एंड फेराइट, यानी फेराइट एंड पियराइट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज फॉर द फास्टेस्ट कूलिंग रेट ऑफ स्टील क्विंच। फास्टेस्ट कूलिंग रेट क्या होता है, ब्राइन का होता है, उसके बाद वाटर का होता है, उसके बाद ऑयल का होता है। देखिए ब्राइन का फास्टेस्ट है, उसके बाद वाटर का है, फिर ऑयल क्विंच का है, फिर एयर का है, फिर मतलब फुल एनेलिंग मीन्स एनेलिंग का है, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, फर्नेस वाला कूलिंग का है। यहाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है क्विंचिंग मीडियम दिया गया, कौन सा स्ट्रक्चर मतलब कि बनता है। देखिए जब क्विंचिंग मीडियम वाटर रहेगा तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बनाएगा, पहला का जो देखिए क्विंचिंग मीडियम वाटर है तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक का दूसरा होने वाला है। ठीक है, जब ऑयल रहेगा तो मार्टेनसाइट एंड पियरलाइट, जिसको वेरी फाइन पियरलाइट कहते हैं, यानी कि तीसरा होने वाला है। एयर जब है तो एयर यानी कि नॉर्मलाइजिंग, यानी कि नॉर्मल एयर मीन्स नॉर्मलाइजिंग होता है, इसमें फाइन पियरलाइट बनता है, तो चौथा हो जाएगा। ठीक है, फर्नेस टूल मीन्स एनेलिंग मीन्स मतलब क्या होता है, कोरस पियरलाइट बनता है, तो पहला हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सब पॉज करके आप एक मतलब कि वीडियो को देखिए इसको। ठीक है, इस विच इन द क्विंच मीडिया टू केस ऑफ एलवाई स्टील, तो एलवाई स्टील के लिए कौन कौन सा मीडिया हो सकता है, वाटर हो सकता है, देखिए वाटर हो सकता है, आइस भी होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है इसमें नहीं लिखा हुआ है तो नहीं है, आइस भी होते हैं, ब्राइन सोल्यूशन भी होते हैं, ब्राइन भी होते हैं, ऑयल भी होते हैं, लेकिन सारे हो जाएंगे 1 2 3 4 मतलब कि दे सकते हैं। तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग 2 3 4 दिया है, मतलब कि 2 तो मतलब ऑप्शन तो नहीं दिया है, सारे हो सकते हैं, क्यों नहीं, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए द करेक्ट ऑर्डर फॉर कूलिंग मीडिया फॉर डिक्रीजिंग कूलिंग रेट। डिक्रीजिंग कूलिंग रेट का मतलब है कि कौन सा, मतलब कि डिक्रीजिंग कूलिंग रेट का मतलब क्या है, करेक्ट द ऑर्डर फॉर कूलिंग रेट डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग कूलिंग रेट मतलब कूलिंग जैसे ऐसे वाला, ऐसे में डिक्रीज करना चाहिए। तो हायर कूलिंग किस में होता है, हायर कूलिंग वाटर में होता है, तो वाटर हो जाएगा यहाँ पर, फिर ऑयल हो जाएगा,
वाटर हो जाएगा, फिर ऑयल हो जाएगा, फ्यूज साल्ट हो जाएगा, वाटर ऑयल फ्यूज साल्ट हो जाएगा, मतलब कि फ्यूज वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा होता है, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग क्विंच मीडिया, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द मीडिया। तो इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ स्टील, हार्डनेस ऑफ स्टील मतलब कौन हार्ड सबसे मतलब कि हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस द मीडियम ऑर्डर टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ स्टील, तो यानी कि हार्डनेस इंक्रीज सबसे ज़्यादा हार्डनेस, यानी कि इस तरह का चीज़ें मतलब लिखना है, सबसे ज़्यादा हार्डनेस यहाँ पर आएगा। तो सबसे हार्डनेस ज़्यादा किसका रहेगा, यानी कि ब्राइन वाला ज़्यादा रहेगा। चौथा देखिए ब्राइन वाला सबसे ज़्यादा हार्डनेस रहता है, वेरी वेरी फास्ट कूलिंग रेट है, यानी कि चौथा मतलब कि सबसे आगे रहेगा, ये पीछे रहेगा मतलब कि हार्ड वाला। उसके बाद दूसरा आएगा ब्राइन आएगा, ब्राइन तो लिखिए। उसके बाद वाटर, और सबसे कम कितना होगा, एक होगा, ऑयल में एक होगा, मतलब कि इसके बाद एयर रहता तो उसको भी इधर रखते हैं, एक नीचे है तो एक यहाँ पर होगा, मतलब 1 और 4 के बीच में ही मतलब कि रहना चाहिए, 1 और 4 के बीच में। तो 3 2 भी है और ये भी है, तो इस देखिए यहाँ पर वाटर है, तो उसके बाद ब्राइन के बाद क्या आता है, वाटर आता है, तो 2 हो जाएगा, फिर वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि 3 हो जाएगा। देखिए ब्राइन के बाद वाटर आया तब ऑयल आया, तो यहाँ वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा। चलिए देखते हैं फिर से, यहाँ देखिए 2 cooling curves are A and B tetrahedral carbon alloy are superimposed on a continuous cooling transformation diagram as shown in the given figure. The fine pearlite microstructure is resultant. तो फाइन पेयरलाइट बनाना, तो फाइन पेयरलाइट जो बनाते हैं तो क्या होता है, फाइन पेयरलाइट स्ट्रक्चर एनलिंग नॉर्मलाइजिंग में बनते हैं फाइन पेयरलाइट। कोरस पेयरलाइट जो होता था एनलिंग में बनते थे स्ट्रक्चर। तो फाइन पेयरलाइट बनाने के लिए क्या हाई मतलब कि मतलब होना चाहिए कूलिंग रेट, तो कूलिंग रेट हाइट होने के लिए ये वाला हाई वाला कूलिंग रेट है, ये तो स्लो कूलिंग हो रहा है। ये वाला जो है ये वाला ये जो कर्व है, ये जो कर्व है हाई मतलब कि कूलिंग रेट का कर्व है। ऐसे फाइन पेयरलाइट बनाना है तो सबसे नीचे वाला ही मतलब कि स्ट्रेच होगा, यानी कि चौथा आंसर सही हो जाएगा हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेम्परिंग इज क्विंच मटेरियल स्टील इन टू इम्प्रूव द डक्टिलिटी ऑफ द मेटल। टेम्परिंग करते हैं, हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग किया जाता है, जिससे डिक्रीज होती है डक्टिलिटी, मतलब कि इंक्रीज होती है डक्टिलिटी। टाइम टेम्परेचर ट्रांसफर डायग्राम यानी कि इंडिकेट द टाइम टेम्परेचर ट्रांसफर ऑस्टेनाइट। जो स्टेनाइज्ड स्टील है उसको कूलिंग करने के लिए किस तरह से कूल मीडिया में कर रहे हैं, तो टाइम टेम्परेचर ट्रांसफर डायग्राम का यूज किया जाता है। आंसर डी हो जाएगा। यहाँ देखिए हीट ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव ओनली इन केस ऑफ द सर्टेन एलॉय। सही बात है, कूलिंग रेट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर हीट ट्रीटमेंट। कूलिंग रेट सबसे ज़्यादा कैसा कूलिंग रेट है उसके अनुसार हुई होता है स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। द टेम्परेचर एट विच द चेंज स्टार्ट्स ऑन हीटिंग द स्टील इज कॉल्ड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। यही बात है कि स्ट्रक्चर का चेंज स्टार्ट हुआ तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, और जहाँ बंद हो गया उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर करेंगे, यानी कि सारा स्टेटमेंट सही, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आपको।